आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिलेटेड पार्टीज क्या हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या हैं और इनके बारे में लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले कल हमने डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट का कंसेप्ट स्टडी किया था, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर किसी भी डायरेक्टर का किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट हो तो उसे डिस्क्लोज करना चाहिए अदर डायरेक्टर्स को, और फर्दर कुछ रिक्वायरमेंट्स से लाके उसकी अप्रूवल के हवाले से। तो उसमें कल के लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सका था, एंड एक कंसेप्ट थोड़ा सा रह गया था, जनरल नोटिस वाली बात। तो आज उसको पहले कंक्लूड कर लेते हैं, फिर रिलेटेड पार्टी के कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। लेकिन अब चूंकि गैप आ गया, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मे भी हम कंसेप्ट्स भूल चुके हों, तो एक दफा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम उन कंसेप्ट्स की जो डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट से रिलेट करते थे। सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट। डायरेक्टर्स की क्या रिस्पांसिबिलिटी है? अगर किसी भी डायरेक्टर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट है उसे डिस्क्लोज करना है। इसमें डायरेक्टली से क्या मुराद है? वो दूसरी का इंटरेस्ट। इनडायरेक्टली से क्या मुराद है? थ्रू स्पाउस, चाइल्ड और पेरेंट्स अगर इंटरेस्ट है तो भी, यानी अगर किसी कंपनी में उसके स्पाउस, चाइल्ड या पेरेंट्स डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव या शेयर होल्डर हैं और उस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन होती है, तो उसमें भी समझा जाएगा डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, उसे क्या करना चाहिए? इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। चलिए ये तो समझ आ गया हमें, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली बात सबसे अहम थी, वो समझ आ गई। अगली बात, डिस्क्लोज कब करना है, टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर क्या होगी? टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर डिपेंड करता है कि क्या ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ बोर्ड और डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड। अगर ट्रांजैक्शन पे अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, आफ्टर ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज कर दे, और अगर बोर्ड अप्रूवल रिक्वायर्ड है उस ट्रांजैक्शन के लिए तो उसकी अप्रूवल से पहले डिस्क्लोज करना लाजमी है। अब कब डिस्क्लोज किया जाएगा? फिलहाल कहता है कि इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग आफ्टर विच ही बिकेम इंटरेस्टेड, और अगर वो इंटरेस्टेड हुआ है आफ्टर फर्स्ट टाइम कंसिडरेशन, यानी फर्स्ट टाइम कोई कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट टाइम मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में कंसीडर हुआ है और उसके बाद वो इंटरेस्ट हुआ, तो इंटरेस्टेड होने के बाद जो वेरी फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें वो डिस्क्लोज करेगा। ये जो दूसरे वाला पॉइंट है ना कि अगर वो फर्स्ट टाइम कंसीडरेशन के बाद इंटरेस्टेड हुआ तो स्टिल डिस्क्लोज करना है। ये कंसेप्ट हमें ये बता रहा है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन, इवन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो भी चुका है, अभी ऑनगोइंग अप्रूव हो भी चुका है, लेकिन उसके बाद वो उसमें इंटरेस्टेड हुआ तो स्टिल उसे डिस्क्लोज करना है उसको। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर तो हमने कर ली। नेक्स्ट कंसेप्ट था प्रोहिबिशन। जब डिस्क्लोज कर दिया किसी डायरेक्टर ने कि हाँ ये वो ट्रांजैक्शन है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, जब डिस्क्लोज कर दिया तो क्या उसके ऊपर कुछ प्रोहिबिशन होंगी? क्या पाबंदियां होंगी उसके ऊपर? वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उस मैटर के डिस्कशन में कोरम का हिस्सा नहीं समझा जाएगा, वोट कास्ट नहीं करेगा, अगर वोट कास्ट करेगा तो वाइड समझा जाएगा। लिस्टेड कंपनी है तो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन पूरी मीटिंग की बात नहीं की जा रही, उस मैटर से रिलेटेड। क्लियर? ये प्रोहिबिशन भी क्लियर हो गई। फिर एक्सेप्शन टू प्रोहिबिशन थी कि ये प्रोहिबिशन किस पे अप्लाई नहीं होगी? प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर जो किसी पब्लिक कंपनी के होल्डिंग है सब्सिडियरी में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कल मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया था, लोन वाली एग्जांपल कि कंपनी अगर अपना लोन पे नहीं करती और डायरेक्टर्स को पर्सनली पे करना पड़ता है तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको इंडेमनीफाई करे डायरेक्टर्स को। और इस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें हालांकि उस डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, उसको पैसे मिलने हैं, लेकिन स्टिल वो उसमें ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी, वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो डिस्कशन में हिस्सा ले सकता है, वोट भी कास्ट कर सकता है। जी दुनिया में प्राइवेट ही होगा, ये तो है ना, अगर प्राइवेट डायरेक्टर उस पे अप्लाई नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, लॉ ने ये कहा कि जो डायरेक्टर है ना, जिसका इंटरेस्ट है, वो अगर प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, वो अगर प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी जिसमें इंटरेस्ट है उससे गर्ज नहीं है हमें, उससे गर्ज नहीं है हमें। जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है, वो पर्सन, वो अगर प्राइवेट है तो उस सूरत में ये प्रोहिबिशन की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होगी। डिस्क्लोजर फिर भी देना। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अभी ट्रांजैक्शन अभी हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है,
बिजनेस लॉ में आपने पढ़ा होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट किसी और डेट पे होता है, डिलीवरी किसी और डेट पे है। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका, डिलीवरी भी हो चुकी कंपनी के साथ, उसके बाद इंटरेस्ट, तो उसमें तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत ही नहीं है, उसमें नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है लेकिन डिलीवरी अभी होना बाकी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कोई पर्सन इंटरेस्टेड होता है, तो उसने भी डिस्क्लोजर देना है। देखिए लीगल रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोज करना, इसमें चूंकि अभी पेमेंट बाकी है, डिलीवरी बाकी है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में हो सकता है मॉडिफिकेशन की वजह से लाने उसे कहा हो। अच्छा, नेक्स्ट है जनरल नोटिस। सम टाइम होता यह है कि जो बड़ी रीजन होती है ना किसी कंपनी में या उस कंपनी के साथ जो ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड होने की, वो ये होती है कि हो सकता है उस दूसरी कंपनी में कोई रिलेटिव जैसे पेरेंट्स है, स्पाउस है, चाइल्ड है, ये डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव या शेयर होल्डर की पोजीशन पे हो। इसका मतलब है हमारी वाली कंपनी और उस दूसरे वाली कंपनी में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये हमारी वाली कंपनी का जो डायरेक्टर है, जिसके स्पाउस, चाइल्ड या पेरेंट दूसरी कंपनी में डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव या शेयर होल्डर है, इसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। एग्रीड? अब ये इंटरेस्ट कंटिन्यूइंग नेचर का है, यानी जितनी जब जब भी ट्रांजैक्शन होगी उस कंपनी के साथ, हर ट्रांजैक्शन में इस डायरेक्टर का इंटरेस्ट होगा और इसे हर ट्रांजैक्शन के साथ डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैं इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हूं। भाई ऐसी है बात, समझ आ रही है? अगर एक कंपनी में एक मिस्टर ए डायरेक्टर है, मिस्टर ए की स्पाउस दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है और ए कंपनी और बी कंपनी एक दूसरे के साथ रेगुलर सेल परचेज की ट्रांजैक्शन करती रहती है, तो अब तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन होगी, मिस्टर ए को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि बी के साथ जो ट्रांजैक्शन है इसमें मेरा इंटरेस्ट है। मिस्टर ए को हर दफा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऐसे ही है हर सेल परचेज की ट्रांजैक्शन के साथ। तो इतने ज्यादा डिस्क्लोजर, बार बार डिस्क्लोजर देना थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए लॉ ने एक रास्ता निकाला कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि मिस्टर ए एक डायरेक्टर है, उसके कोई रिलेटिव कंपनी बी में है जिसकी वजह से वो इंटरेस्टेड हो गया हर उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो कंपनी बी के साथ किया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट बार बार हो रहे हैं, तो एक तो ऑप्शन यह है कि जितनी बार भी कॉन्ट्रैक्ट हो मिस्टर ए डिस्क्लोज कर दे बोर्ड मीटिंग में कि जी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हूं। लेकिन एक इसका आसान हल भी है जिसे हम कहते हैं जनरल नोटिस। जनरल नोटिस किस वक्त दिया जाता है? जनरल नोटिस उस वक्त दिया जाता है जब आप हर ट्रांजैक्शन का सेपरेट नोटिस नहीं देना चाहते। जनरल नोटिस में नॉर्मली वर्डिंग क्या होती है? जनरल नोटिस में वर्डिंग होती है कि आई मिस्टर ए हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट आई हैव इंटरेस्ट इन कंपनी बी, देयरफॉर एवरी ट्रांजैक्शन व्हिच इज एग्जीक्यूटेड विद कंपनी बी आई शुड बी एज्यूम्ड, आई शुड बी थॉट ऑफ इंटरेस्टेड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। जनरल नोटिस दे दिया कि कंपनी बी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी होंगी उनमें मुझे इंटरेस्टेड समझिए। अब ये एक दफा साल में एक दफा नोटिस दिया, तो अब इसका मतलब क्या? आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उस दूसरी कंपनी के साथ, क्या इस ए मिस्टर ए को बार बार डिस्क्लोज करने की जरूरत है? नहीं। इसने एक दफा जनरल नोटिस दे दिया, ये पूरे साल के लिए काफी है। पूरे साल में उस कंपनी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया जाएगा, सबको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मिस्टर ए इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है। क्लियर? जनरल नोटिस काम का है कि नहीं? इस एक नोटिस ने हमें बहुत से नोटिस से बचा लिया कि नहीं बचा लिया? लेकिन इस नोटिस का एक एक्सपायरी डेट होती है इसकी, वो क्या है? फाइनेंशियल ईयर। यानी ये फाइनेंशियल, जैसे एक कंपनी का ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर में फर्क पता है ना? फाइनेंशियल ईयर होता है वो साल जिसकी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे। जैसे किसी का ईयर एंड 31 मार्च होता है, किसी का 30, ज्यादातर का 30 जून होता है। पाकिस्तान का ईयर एंड क्या है? फाइनेंशियल ईयर एंड 30 जून, ज्यादातर कंपनी का भी 30 जून होता है। और कैलेंडर ईयर क्या है? 31 दिसंबर। तो ये जो नोटिस है जनरल नोटिस, ये 30th जून फाइनेंशियल ईयर एंड तक होगा। जैसे अगर फाइनेंशियल ईयर एंड है 30 जून तो ये, और नोटिस दिया फॉर एग्जांपल 20 अगस्त 2021 को, 20 अगस्त 2021 को एक डायरेक्टर ने नोटिस दिया कि कंपनी बी के साथ जो ट्रांजैक्शन हो मुझे उसमें इंटरेस्टेड समझा जाए। ये नोटिस कब तक वैलिड है? 30 जून 2022 तक। फिर अगर जून में 30 जून 2022 के करीब 20, 22, 25 जून के करीब स्टिल अगर वो डायरेक्टर समझता है कि अभी भी मेरा इंटरेस्ट है और अगले साल के लिए फिर से नोटिस भेज देना चाहिए, तो वो नोटिस भेज, और कोशिश करेगा कि इसी साल, ये साल खत्म होने से पहले ही नोटिस भेज दे। ठीक है? तो वो लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रेश नोटिस इशू कर देगा। लेकिन याद रखें ये फ्रेश नोटिस हर साल इशू होना जरूरी है, क्योंकि जनरल नोटिस का एक्सपायरी पीरियड होता है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक। अगर मिड में इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो ठीक है, कोई मसला नहीं, वो उसको बता देगा कि खत्म हो गया, अब इसको जो नोटिस है इसको कैंसिल समझे। ठीक है?
ये हमारा जनरल नोटिस का कंसेप्ट था, ये क्लियर हो गया? ये था। अब इसका मतलब है अब तो आप असाइनमेंट करने के काबिल हो गए ना। तो जिन स्टूडेंट्स ने आज असाइनमेंट नहीं की, अब वो कल 2 दिन की असाइनमेंट करके आएंगे, जो कल गुजर गया वो और जो आज है ये। ठीक है, आज की असाइनमेंट ये है। आज की असाइनमेंट में एमसीक्यूज भी है। फ्राइडे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्राइडे को होता है हमारा। तो अच्छा, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी, ये कंसेप्ट भी डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट से मिलता जुलता है। रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है, या आपको बल्कि इससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स बता दूं जिनकी वजह से इन लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत पेश आई। समटाइम ऐसा होता था कि एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सीईओ। अब सीईओ की जिम्मेदारी में यह भी शामिल है कि डे टू डे बेसिस पे जो उसने रॉ मटेरियल वगैरह कंपनी को जरूरत है उसने बाइंग करनी है उसकी, और इसी तरह कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको बेचना है, उसके लिए पॉलिसीज बनानी है। या अगर कोई फिक्स एसेट ऐसा है जो कि अब किसी काम का नहीं रहा, गाड़ियां पुरानी हो गई हैं, उनको डिस्पोज करना और उनकी जगह पे नई गाड़ियां, नए एसी, नए एसेट खरीदना, ये सीईओ का काम है। सीईओ को करना ये चाहिए कि जब उसने चीजें खरीदनी हैं तो मार्केट में जाके सर्च करके जो सबसे कम रेट मिले, अच्छी क्वालिटी की चीज का सबसे कम रेट मिले, वहां से चीज खरीदे। और जब बेचने के लिए जाए तो जब भी कोई एसेट बेचना हो, कोई करंट एसेट या फिक्स एसेट है, तो मार्केट में सर्च करके जहां पे सबसे ज्यादा हाई रेट मिले वहां पे चीज बेचे। लेकिन समटाइम्स सीईओ कुछ पास में क्या करते रहे हैं कि उन्हें पता है कि जी बाइंग हमारे कंट्रोल में है, सामान को, मटेरियल को बाय करना। वो क्या करते हैं, अपने भाई को कहते हैं, ऐ मेरे भाई या जो भी रिलेटिव है, तुम ऐसा करो, तुम मार्केट में एक दुकान खोलो, और दुकान चाहे किसी तहखाने में खोलो, दूर दराज सस्ती सी दुकान ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, दुकान खोलो। मैंने जब कभी सामान खरीदना होगा मैं मार्केट से डिफरेंट कोटेशंस लूंगा, ठीक है, अप्रूव तो मैंने ही करना है। कोई मुझे कोटेशन देगा, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए पर यूनिट की, कोई 60 की, कोई 40 की कोटेशन मेरे पास आएगी। मैं क्या करूंगा, मैं ऑर्डर हमेशा तुम्हें दिया करूंगा। जब मेरे पास कोटेशन आएंगी ना तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मिनिमम कोटेशन 40 की है, तुम 39 का रेट लगा के कोटेशन दे देना, तो मैं मिनिमम कोटेशन कह के तुम्हें ऑर्डर दे दूंगा। इससे फायदा ये होगा कि हमारा घर का बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि सीईओ मार्केट में जाके जानबूझ के महंगी कोटेशन बनवाई, और अगर किसी ने कम रेट की कोटेशन भेज भी दी उसको फाड़ के फेंक दिया ताकि किसी को पता ना चले, और मार्केट से हाई रेट पे, यानी कि जो नॉर्मल रेट होता है उससे हायर रेट पे चीजें खरीद ली अपने भाई की कंपनी से या उसकी शॉप से। इसी तरह सेल करने लगे तो सस्ते रेट के ऊपर, मार्केट से भी कम प्राइस के ऊपर वो चीजें अपने रिलेटिव की कंपनी को बेच दे, जिससे अनड्यू एडवांटेज उठाया सीईओ ने भी और उसके रिलेटिव्स ने भी। और इस तरह की और भी बहुत सी प्रैक्टिसेस चलती हैं। इस तरह की सारी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, पहले ये कंसेप्ट नहीं होता था लेकिन अब उन्होंने लॉ में कंसेप्ट इंक्लूड किया कि इस तरह की सारी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट इंक्लूड किया गया। रिलेटेड पार्टी, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये ऐसी पार्टी को कहते हैं जो कंपनी या उसके शेयर होल्डर्स या उसके डायरेक्टर्स वगैरह से रिलेटेड हो। रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं? हर उस कंपनी या इंडिविजुअल को, हर उस ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को रिलेटेड पार्टी कहते हैं जिसका ताल्लुक हमारी वाली कंपनी या इसकी मैनेजमेंट शेयर होल्डर से हो। रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट समझ आया? तो मुझे बताइए, सीईओ की फैमिली मेंबर्स रिलेटेड पार्टी हैं, डायरेक्टर्स के फैमिली, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, क्या होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड पार्टी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, जिस तरह हम नेचुरल पर्सन होते हैं ना, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो हमारी रिलेटेड पार्टीज है, उसी तरह कंपनीज की भी रिलेटेड पार्टीज होती हैं। वो कौन होती हैं? होल्डिंग, सब्सिडीज वगैरह, एसोसिएटेड कंपनीज। तो रिलेटेड पार्टी समझ आ गया क्या है? रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं? हर उस ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स को जिसका कंपनी के साथ कोई ना कोई लिंक हो। ठीक है, वो हमारी कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सके या हमारी कंपनी उसको इन्फ्लुएंस कर सके, वो है रिलेटेड पार्टी। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या है?
रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस की जाएंगी वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होंगी। वो सेल ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑफ इन्वेंट्री भी हो सकती है, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट हो सकते हैं, वो हो सकता है कोई सर्विसेज एक्वायर करने का एग्रीमेंट हो, वो हो सकता है किसी को अपना सेल एजेंट, परचेज एजेंट अपॉइंट किया गया हो। ये सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकता है किसी को लोन दिया गया हो, किसी से लोन लिया हो, ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो सेल परचेज की भी हो सकती है, हो सकता है आपने लोन दिया, लोन लिया, ये भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई सेल एजेंट अपॉइंट किया, किसी को कहा, या इवन एम्प्लॉय भी किसी को अपॉइंट किया। अगर डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव अपने किसी फैमिली मेंबर को एम्प्लॉय के तौर पे अपॉइंट कर लेता है, ये भी तो एक तरह से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। तो रिलेटेड पार्टी समझ आ गया। अच्छा, रिलेटेड पार्टी में दो चीजों के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं। रिलेटेड पार्टी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो रिलेटेड पार्टी के साथ होंगी, ये सेल परचेज ऑफ गुड की भी हो सकती है, सेल एंड परचेज ऑफ सर्विसेज की भी हो सकती है, ये कोई डेट वगैरह, लोन वगैरह की भी हो सकती है। अच्छा, रिलेटेड पार्टी समझ आ गया, हमें कंसेप्ट समझ आ गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी समझ आ गया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में मसला क्या होता है भला? क्या हो सकता है अनफेयर एडवांटेज दिया गया हो, या इसे मैं थोड़ा टेक्निकल या अकाउंटिंग के वर्ड्स में कन्वर्ट करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि हो सकता है रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे ना हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे ना हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के ट्रांजैक्शन की गई हो, कोई उसे बड़े फेवर दी गई हो। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम क्या हो सकती है जिसकी वजह से लॉ ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया? प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हो सकता है रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे ना हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ना हो, यानी रूटीन में जिस तरह कंपनी ट्रांजैक्शन करती है जिन लोगों के साथ, उस तरीके से ट्रांजैक्शन ना की गई हो। आर्म लेंथ बेसिस का मतलब क्या होता है? यही ना कि मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे ट्रांजैक्शन ना की गई हो। भाई हो सकता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कि वो आर्म लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन नहीं है, मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं है, इसीलिए रिक्वायरमेंट ये इंक्लूड की गई, ये जो है ये अनाउंस की गई। बेसिक रिक्वायरमेंट बता रहा हूं, बेसिक, कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, जनरल रूल है, उन्हें डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे तो वो होगी, वरना नहीं। जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे तो वो की जाएंगे, वरना नहीं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब बाकी सारा जो कंसेप्ट है वो इस बेसिक रिक्वायरमेंट से ही सामने आएगा। बेसिक रिलेटेड पार्टी समझ आ गई ना क्या है? नहीं समझ आई? नहीं, इसकी कोई एग्जांपल्स देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं। रिलेटेड पार्टी क्या? स्पाउस। चलो पहले स्पाउस वाला देख लेते हैं। डायरेक्टर नहीं, पहले रिलेटेड पार्टी में कौन कौन से एग्जांपल्स है ये जरा नोट कर लीजिए। कौन कौन से लोग या ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड पार्टी में शामिल है? होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएटेड कंपनी, ये रिलेटेड पार्टी में शामिल है। ये तो होना ही चाहिए ना, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएटेड कंपनीज। इसका मतलब है अगर होल्डिंग कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन है, मस्ट बी अप्रूव्ड। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, एसोसिएटेड कंपनी को लोन दिया, ये कौन सा कंसेप्ट है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। और एसोसिएटेड कंपनी से एसेट्स खरीदे, एसेट्स खरीदे, ये इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट नहीं है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। समझ आया फर्क इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का? और अगर वो एसोसिएटेड कंपनी नहीं है लेकिन उसमें डायरेक्टर की स्पाउस है डायरेक्टर, तो फिर डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट का कंसेप्ट आएगा। फर्क समझ आ रहा है ना आपको? ये तीनों में फर्क रखना है आपने, ये केस टू केस। तो हम स्टडी कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी में कौन? एसोसिएटेड कंपनीज, होल्डिंग, ये रिलेटेड पार्टी। एग्रीड। नेक्स्ट, कोई किसी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर या की मैनेजर से मुराद सीएफओ, सीईओ वगैरह, वो उसकी रिलेटेड पार्टी होती है। यानी कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करेगी, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। कंपनी अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, सीएफओ के साथ कोई ट्रांजैक्शन करेगी, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। इवन कंपनी इनके रिलेटिव के साथ ट्रांजैक्शन करेगी तो वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। देखा स्कोप रिलेटेड पार्टी का बड़ा है। होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएटेड कंपनी भी रिलेटेड पार्टी में है।
और कंपनी के जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ या उनके रिलेटिव, वो भी रिलेटेड पार्टी में आ जाते हैं। यानी अगर किसी क्वेश्चन में कहे सीएफओ की स्पाउस के साथ कोई एग्रीमेंट किया गया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। नहीं, कंपनी को ये इंटरेस्टिंग है, कंपनी को कैसे पता चले? 20 डायरेक्टर हैं, क्या हर डायरेक्टर को पता होगा कि किस डायरेक्टर का कौन सा भाई है, तो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, स्पाउस है और इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? नहीं, ये आगे चल के आप पढ़ेंगे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डायरेक्टर की, जिसका इंटरेस्ट, जिसका रिलेशनशिप है, कि वो डिस्क्लोज करे, वो डिस्क्लोज करे। तो रिलेटेड पार्टी समझ आ गया किसको कह रहे हैं? अच्छा, इसमें रिलेटिव को उसने डिफाइन किया, रिलेटिव में कौन कौन से लोग शामिल है वहां पढ़ लीजिएगा, तो शामिल एज यूजुअल, ठीक है। और स्पाउस के बाद कौन है? लीनियर असेंडेंट। अच्छा, असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। सिबलिंग्स भी है, सिबलिंग्स बहन भाई, बहन भाई। लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट किसे कहते हैं, ये समझ लें, ये समझ लें। ये हैं परदादा, या चले ये दादा, ये वालिद साहब, ये चचा, ये ताया। ताया के बच्चे, वालिद साहब के बच्चे, जिसमें हम भी शामिल हैं, चचा के बच्चे भी अटेंटिव हो जाए, टाइम ना जाया करें। प्यारे भाई जरा कंसर्ट में ना भाई ना प्यारे भाई, मैं कहा ऐसे ना करे यार, कितने प्यार से बुलाया। ये शजरा नसब देख लें अपना। ये है हम, ये है हम। अब वो कह रहा है कि ये जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में रिलेटिव की टर्म यूज हुई है ना, इसमें हम भी शामिल है, वो डायरेक्टर भी शामिल है, स्पाउस भी शामिल है, सब। ये बहन भाई भी शामिल है, ये बहन ये भाई ये भी शामिल है। फिर उसने कहा लीनियर असेंडेंट का मतलब लड़ी में शजरा नसब में ऊपर को जाओ, डिसेंडेंट का मतलब है नीचे को। इसका मतलब ये हुआ इसमें ये भी शामिल है, इसके अलावा वालिद साहब भी शामिल है, दादा भी शामिल, चचा नहीं। चचा उस लीनियर का मतलब क्या है? असेंडेंट का मतलब था ना ऊपर की कड़ी, लीनियर का मतलब है जो सीधी जाएगी कड़ी, ये सीधी ऊपर जो कड़ी जाएगी, ये है हमारे रिलेटेड पार्टी। और इसी तरह नीचे भी सीधी कड़ी जाएगी। ये बच्चे जो हैं ये शामिल होंगे डेफिनेशन में, लेकिन जो भाई और बहनें हैं ये हालांकि डेफिनेशन में सिबलिंग्स में उसने कवर किया है, लेकिन इनके बच्चे नहीं शामिल। बच्चे क्यों नहीं शामिल? क्योंकि वो लीनियर डिसेंडेंट में नहीं आते, वो लड़ी हट जाती है। तो ये लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, ये समझ आ गया? इसमें लफ्ज लीनियर को जहन में रखिएगा, वो सीधी लाइन। क्लियर? चचा ताया लीनियर में शामिल नहीं है, बेटा बाप दादा, ठीक है। उसी तरह नीचे की लड़ी जो जाएगी बेटा पोता, ये लीनियर असेंडेंट में शामिल है। कजन वगैरह जो होते हैं वो लीनियर असेंडेंट में शामिल नहीं है। भी क्लियर हो गई ये टर्म। फिर वापस आ जाए, रिलेटेड पार्टी में कौन कौन सी चीजें शामिल है? सबसे पहला होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड कंपनी। और कौन कौन शामिल है? डायरेक्टर, की मैनेजर। की मैनेजर से क्या मुराद है? सीएफओ, सीईओ और उनके रिलेटिव्स को नीचे डिफाइन कर दिया उसने। लीनियर है, उसके अलावा भी है शामिल, स्पाउस, सिबलिंग्स वगैरह में। आगे चलते हैं। अच्छा, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों चीजें तीनों तकरीबन मिलते जुलते हैं कि अगर एक कंपनी में कोई डायरेक्टर या की मैनेजर है और दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर या की मैनेजर है, तो ये दोनों कंपनीज आपस में ना एसोसिएटेड में सिर्फ डायरेक्टर था, इसमें रिलेटेड पार्टी था। इसका स्कोप देखें, एसोसिएटेड जो है ना, इसका क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है। रिलेटेड पार्टी का क्राइटेरिया जो है ये रिलैक्स है। रिलेटेड पार्टी के क्राइटेरिया में एग्जांपल्स ज्यादा आती हैं।
इसी को अगर लिखा होता ना उसने एसोसिएटेड कंपनी, तो कहता कि इफ डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इज आल्सो ए डायरेक्टर इन अदर कंपनी, फिर एसोसिएटेड होते। लेकिन यहां पे नोट कीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है अगर किसी प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर या की मैनेजर भी शामिल कर लिया, किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर या मेंबर है, किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर या मेंबर, यानी इधर सीएफओ दूसरी तरफ भी सीएफओ, एसोसिएटेड कंपनीज नहीं है लेकिन रिलेटेड पार्टीज है। इधर का सीएफओ दूसरी कंपनी का डायरेक्टर, एसोसिएटेड कंपनीज नहीं है, रिलेटेड पार्टीज है। इधर का डायरेक्टर दूसरी कंपनी में 12% का शेयर होल्डर, एसोसिएटेड नहीं है, रिलेटेड पार्टी है। यानी जब कभी रिलेशनशिप होता तो है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं कि एसोसिएटेड बन सके, तो फिर लॉ से क्या बनाता है, रिलेटेड पार्टी। अब ये तीनों आपने एक ही कंसेप्ट को सामने रख के, इसी कंसेप्ट को सामने रख के इसको अलग-अलग समझेंगे ना कि अलग-अलग लाइन, तो ये आपको मुश्किल हो जाएगा। इसको सिंपल एक ही कंसेप्ट समझना है तीनों को, कि कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, तो इसका एक डायरेक्टर या की मैनेजर उसका किसी दूसरी कंपनी या फर्म में भी वो डायरेक्टर या मेंबर, शेयर होल्डर या की मैनेजर है, तो वो क्या होगी, रिलेटेड पार्टी। इसको इन तीनों पॉइंट्स को ना 3, 4 आपने ऊपर से बेसिक कंसेप्ट के तौर पे समझना है। इसके अंदर अगर एक एक आइटम को अंडरलाइन करके आप उसका डिफरेंस ढूंढने के लिए सोचना, तो आपके लिए कंसेप्ट मुश्किल हो जाएगा, क्लियर। सिर्फ ये कंसेप्ट मेन ज़हन में रखिएगा, एसोसिएटेड कंपनी का क्राइटेरिया जरा स्ट्रिक्ट है, उसमें सिर्फ वो चंद एक डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स को इंक्लूड करता है, जबकि रिलेटेड पार्टी का क्राइटेरिया उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये रिलैक्स क्राइटेरिया है। इसमें बहुत से शेयर जो और फर्दर जो मैनेजर्स हैं या सिचुएशंस हैं उनको कवर कर लेता है। ठीक हो गया। यानी एक कंपनी या उसकी मैनेजमेंट का किसी दूसरी कंपनी या उसकी मैनेजमेंट के साथ कोई रिलेशनशिप है लेकिन वो एसोसिएटेड नहीं है, तो कौन है, रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी। ठीक हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ, मैं वही आपकी फेवरेट लाइन बोलने जा रहा हूं, हर रिलेटेड पार्टी एसोसिएटेड नहीं होगी लेकिन हर एसोसिएटेड रिलेटेड पार्टी होगी। भैया बात समझ आ गई कि हर रिलेटेड पार्टी एसोसिएटेड नहीं लेकिन हर एसोसिएटेड रिलेटेड पार्टी होगी। फिर आगे चलते हैं। एक कंपनी, एनी कंपनी हुज चीफ एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ डायरेक्टर और की मैनेजर। अगर हमारी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसके इशारों पे किसी दूसरी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव चलता है, कोई दूसरी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हमारी कंपनी के इशारों पे चलता है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, रिलेटेड पार्टी। हमारी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक दूसरी कंपनी है उसका भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, और दोनों भाई हैं, दोनों भाई, और दूसरी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव कोई भी मशवरा करता है तो हमारी कंपनी से पूछता है, तो दोनों क्या हुई। अगर हमारी कंपनी के मैनेजमेंट के इशारों पे कोई चले तो वो रिलेटेड पार्टी, और अगर हमारी कंपनी किसी के इशारों पे चले वो भी रिलेटेड पार्टी। ये समझ आ रही है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है क्योंकि वो स्कोप बढ़ा रहा है, रिलेटेड पार्टी का स्कोप बढ़ा रहा है। जी एक मिनट पहले ये समझ लें, ये क्लियर हो रहा है आपको जो समझा रहा हूं। फिर से, होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएटेड कंपनी रिलेटेड पार्टी है, डायरेक्टर और की मैनेजर उनका रिलेटिव रिलेटेड पार्टी है, हमारी कंपनी का डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव रिलेटेड पार्टी है, और अगर इन डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव का कोई रिश्तेदार हो वो भी रिलेटेड पार्टी है, और वो रिश्तेदार किसी दूसरी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह हो तो वो भी रिलेटेड पार्टी है। ये सारी उसी तीनों उसकी एग्जांपल है। ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शंस वाली बात आ गई जिसमें कह रहा है कि अगर हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव के इंस्ट्रक्शंस पे कोई दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव चल रहा है तो डिपेंडेंट है ना एक तरह से, वो भी रिलेटेड पार्टी, और अगर हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव किसी दूसरे के इशारों पे चल रहा है रिलेटेड पार्टी। लेकिन ये ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं होना चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो कोई जब किसी भी एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है ना तो अपने लॉयर से मशवरा जरूर लेता है, तो क्या वो लॉयर रिलेटेड पार्टी है? लॉ कहता है नहीं, लॉ कहता है नहीं। अगर एडवाइस कोई पर्सनल कैपेसिटी में, प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी गई ना, प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दी गई हो, तब वो रिलेटेड पार्टी नहीं बनता। लिस्ट समझ आई? चले समझ नहीं भी आई ना तो आपने याद कर लेनी है, और समझना सिर्फ इतना कंसेप्ट है कि एसोसिएटेड, जब दो इंडिविजुअल्स
या कंपनीज का उसने हमें कोई रिलेशनशिप बताया हो और वो एसोसिएटेड की डेफिनेशन हमें याद है ना पक्की, और वो एसोसिएटेड नहीं है, फिर वो रिलेटेड पार्टी है। और अगर एसोसिएटेड है तो फिर भी रिलेटेड पार्टी है। समझ आए? अब रिलेटेड पार्टी की लिस्ट आ गई। अब आगे हमने क्या डिसाइड करना है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है? किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन की गई, जो नॉर्मली कौन सी होती है, सेल, परचेज या सर्विसेज एक्वायर करने की, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होंगी। क्लियर हो गया? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं ये हमने समझ लिया, रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं। अब क्या समझने जा रहे हैं? ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। पहली एग्जांपल सुन लें, क्योंकि केस स्टडी में कोई भी एग्जांपल दे के पूछ सकता है। सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, रिलेटेड पार्टी के साथ ये ट्रांजैक्शन हो सकती है। सेल एंड परचेज आर लीज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, रिलेटेड पार्टी के साथ ये ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। सेल एजेंट या परचेज एजेंट के तौर पे अपॉइंट करना, ये भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो सकती है। या कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अपॉइंट करना किसी को। हाँ, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जहां से कोई बेनिफिट आ रहे हो। जैसे अगर सीएफओ अपने किसी रिलेटिव को मैनेजर अकाउंट्स अपॉइंट कर दे, सीएफओ रिलेटिव को मैनेजर अकाउंट्स अपॉइंट कर दे, तो क्या मैनेजर अकाउंट्स की पोजीशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है? क्योंकि प्रॉफिट से मुराद यहां पे कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मुराद है कंपनी के अंदर ऐसी पोजीशन जिससे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आ रहे हो, बेनिफिट्स मिल रहे हो, डिफाइन कर रहा है। कह रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है इन रिलेशन टू डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर्स के कंटेक्स्ट में देखें तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यह है कि डायरेक्टरशिप के अलावा अगर किसी भी पोजीशन को होल्ड करने से हर वो पोजीशन जिससे डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन मिल रही हो, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। और अगर डायरेक्टर्स के कंटेक्स्ट में नहीं, हम किसी दूसरे कंटेक्स्ट में बात करें तो हर वो पोजीशन जिससे रिम्यूनरेशन मिल रही है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। इन शॉर्ट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? जिससे कुछ ना कुछ रिम्यूनरेशन मिल रही हो। ये रिम्यूनरेशन इन कैश भी हो सकते हैं, इन काइंड भी हो सकती है, रिम्यूनरेशन मिल रही हो। और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट याद रखें, डायरेक्टर भी होल्ड कर सकते हैं, डायरेक्टर्स के अलावा दूसरे लोग भी होल्ड कर सकते हैं। आपको याद है वो डायरेक्टर्स वाली डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में हमने पढ़ा था कि अगर कोई डायरेक्टर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है विदाउट अप्रूवल फ्रॉम जनरल मीटिंग, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की टर्म डायरेक्टर के कंटेक्स्ट में भी यूज होती है और डायरेक्टर्स के अलावा दूसरे लोगों के कंटेक्स्ट में भी यूज होती है। जैसे अगर डायरेक्टर्स ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हो, जनरल मीटिंग से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करवाया है डायरेक्टर ने खुद नहीं, अपने किसी रिश्तेदार को, तो फिर ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इसकी फिर अप्रूवल दूसरे डायरेक्टर से लेनी पड़ेगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझ आ गया? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के साथ लिख लें, प्रॉफिट के साथ लिख लें रिम्यूनरेशन, ऐसी पोस्ट, ऐसी पोजीशन जिससे रिम्यूनरेशन मिल रही हो। जी खुद नहीं, अगर डायरेक्टर खुद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो उसके ऊपर तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है, यहां पे हम ये नहीं पढ़ रहे कि डायरेक्टर खुद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि डायरेक्टर अपनी किसी रिलेटेड पार्टी को, अपने किसी रिलेटिव को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करवा रहा है। चलिए, रिलेटेड पार्टी की भी समझ आ गई, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की भी समझ आ गई। जरा एक दफा मुझे बता दीजिए रिलेटेड पार्टी में कौन कौन से कंपनीज या इंडिविजुअल शामिल है? होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएटेड, फिर इसके बाद डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, की मैनेजर और देयर रिलेटिव। और फिर उसके बाद तीन मिलती जुलती कंडीशन कि अगर एक फर्म, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी में कोई डायरेक्टर या की मैनेजर किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर या की मैनेजर या मेंबर है, तो फिर दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी। ये तीनों मिलती जुलती तीनों कंडीशन है कि इधर का डायरेक्टर की मैनेजर, उधर भी डायरेक्टर की मैनेजर मेंबर है। लेकिन फर्क किस जगह पे है? एक फर्म की एग्जांपल के साथ उसने पूछा, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। फिर इसके बाद दो और एग्जांपल्स इंस्ट्रक्शंस वाली कि कोई चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे इंस्ट्रक्शंस पे काम करे या हम किसी के इंस्ट्रक्शंस पे काम करें। ये एक तरह से होल्डिंग सब्सिडी वाला कंसेप्ट बन रहा है कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा हो या हम किसी को कंट्रोल कर रहे हो। तो टोटल रिलेटेड पार्टी में 7 एग्जांपल्स दी उसने रिलेटेड पार्टी की, 7 एग्जांपल्स
पहली एग्जांपल होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड, दूसरे चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मैनेजर रिलेटिव को डिफाइन कर दिया। फिर फर्म, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के इधर के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में भी चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंबर है, की मैनेजर है। और फिर 2 एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस वाली, 7 रिलेटेड पार्टी की 7 एग्जांपल हो गई। फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की एग्जांपल दी उसने, ये 4 होती, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद सेल या परचेज एजेंट के तौर पे अपॉइंटमेंट, और फिर कोई भी ऐसी पोजीशन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो। रिलेटेड पार्टी समझ आ गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन समझ आ गई। अब मुझे बताइए, अगर कोई रिलेटेड पार्टी, मेन कंसेप्ट, रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन है, अगर रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन है, अगर रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन है तो क्या करना है, उसके लिए बोर्ड की अप्रूवल चाहिए। ये एक लाइन आपको समझाना चाह रहा है, जिसके लिए उसने सारी एग्जांपल्स खोल के रख दी कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस होंगी बोर्ड के ऊपर। अच्छा बताइए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ज्यादा सीवियर केस है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी? रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टमेंट वाला तो छोटा सा, ओ ज्यादा अहम, क्रिटिकल, ज्यादा लेंथी नहीं कह रहा। हाँ, अच्छा वैसे आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ज्यादातर उसने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी ही पूछा हुआ है, रिलेटेड कंपनी ज्यादा दफा नहीं पूछा हुआ। और बैड न्यूज ये है, इसलिए नहीं पूछा हुआ कि ये एक अटेम्प्ट पहले ही ऐड हुआ, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाएगा। तो लेकिन क्या है, 2 डेफिनेशन, एक रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है, एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसमें भी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन ज्यादा अहम है, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन अहम है। 2 ही डेफिनेशन अहम है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ये कुछ नहीं है। क्या अहम है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। रिक्वायरमेंट क्या, लॉ क्या कह रहा है? अच्छा, इसीलिए मैं बताना चाह रहा था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी ज्यादा सीवियर है, ज्यादा क्रिटिकल है प्रैक्टिकली, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली। इसीलिए उसमें डायरेक्टर्स की अप्रूवल के साथ साथ स्पेशल रेजोल्यूशन भी है। यहां पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ये तादाद में ज्यादा होती हैं, सीवियर कम है लेकिन तादाद में ज्यादा है, तो इनकी अप्रूवल बोर्ड देगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बेसिकली जिम्मेदारी होती है कि पॉलिसी बनाए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल कैसे होगी, और हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल होनी चाहिए, सिवाय उन ट्रांजैक्शन के जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या आर्म लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन है। क्योंकि आर्म लेंथ बेसिस जो ट्रांजैक्शन मार्केट टर्म एंड कंडीशन पे हो रही है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ट्रांजैक्शन हटके हैं, मार्केट टर्म एंड कंडीशन पे नहीं है, उनकी अप्रूवल की जरूरत है। तो रिलेटेड पार्टी के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन है उनकी अप्रूवल की जरूरत है, वो अप्रूव होनी चाहिए बाय बोर्ड, सिवाय उन ट्रांजैक्शन के जो आर्म लेंथ बेसिस पे हैं या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के। फिर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। एससीसीपी ने कुछ रिकॉर्ड कहा हुआ है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जब भी आप करेंगे ना, आप कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। जैसे आपने कैसे डिसाइड किया कि ये ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे है, क्या मार्केट से रेट लिया था, रिकॉर्ड रखना है। फिर डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो हर साल प्रिपेयर होती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट पता है आपको हर साल प्रिपेयर होती है। कहां पढ़ा है आपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट? से पहले कभी पढ़ा है? मैं नहीं पढ़ा डायरेक्टर्स रिपोर्ट, नहीं पढ़ा? पढ़ा हुआ है ऑर्डिनरी बिजनेस में, ऑर्डिनरी बिजनेस में। और नोटिस ऑफ एजीएम में भी पढ़ा था कि एजीएम के नोटिस के साथ डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी सेंड की जाती है। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अलहदा से लिस्ट बना के शेयर होल्डर्स को बताया जाएगा कि ये देखें पैसा आपका, बिजनेस आपका, और ये डायरेक्टर, ये चीफ एग्जीक्यूटिव, ये की मैनेजर देखें अपने बिजनेस चला रहे हैं, अपनी ट्रांजैक्शन जिसमें उनकी रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व है। शेयर होल्डर्स को पता चलना चाहिए कि नहीं ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और ये याद रखिएगा, ये कंसेप्ट सिर्फ लॉ में नहीं बल्कि आपके 2 और सब्जेक्ट्स में भी अहम है, काउंटिंग में भी और ऑडिट में भी। तो इसीलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहा है, अच्छा अगर कोई एक डायरेक्टर है, उसका इंटरेस्ट है, वो तो बाकी डायरेक्टर्स को बता देगा और वो प्रूव कर लेंगे। अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हों, उसको मेंबर अप्रूव करते हैं। याद रखिए, क्या आपने एमसीक्यू में भी टेस्ट किया था एग्जाम में कि 7 डायरेक्टर्स हैं, उनमें से 4 का इंटरेस्ट है एक ट्रांजैक्शन में। बताइए क्या स्टूडेंट ने कहा, वो 4 डिस्क्लोज करेंगे और मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और बाकी के डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, उनका वोट काउंट नहीं होगा। आई आपने कहा ये तो कंसेप्ट सिंगल डायरेक्टर का है। अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर 7 में से 4 डायरेक्टर इंटरेस्टेड होंगे तो फिर वो क्या करेंगे,
फिर ये मैटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड होगा ही नहीं, इसकी अप्रूवल जनरल मीटिंग में होगी। तो अगर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो तो मेंबर्स अप्रूव करेंगे उसको। भाई क्लियर हुआ? तो आज के लेक्चर में अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, 7। हमने पढ़ा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, 4। हमने पढ़ा अगर ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ है इनकी रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, अप्रूवल होनी चाहिए बाय बोर्ड, फिर उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट है, एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए आपको। अगर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हो तो और उसे डायरेक्टर बोर्ड में भी इंक्लूड होना है। क्लियर? छोटा सा कंसेप्ट है, साथ ये भी नहीं बता दें। ये भाईजान कह रहे हैं कि कल करेंगे इसीलिए आज करते हैं। ना 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 ऐसे नहीं। ट्रांजैक्शन विदाउट अप्रूवल, वो कहते हैं ये सारी रिक्वायरमेंट है, कोई डायरेक्टर कहता है अच्छा नहीं लेता मैं बोर्ड की अप्रूवल, क्या कर लेंगे हमारा? डायरेक्टर्स कहते हैं नहीं बेचते, हम सारे मेजोरिटी इंटरेस्टेड हैं एक ट्रांजैक्शन में, नहीं बेचते, जनरल मीटिंग में उस ट्रांजैक्शन को खुद कर लेते हैं, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? क्या? याद रखिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है ना, जब तक उनके साथ पेनल्टी ना हो कोई भी इसको नहीं मानेगा। अगर हमें पता ना वो इशारा काटेंगे तो जुर्माना होगा, पता होता है तो रुकते हैं, अगर ये पता ना तो फिर कोई नहीं इशारे पे रुकेगा। तो किसी भी लीगल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस करवानी हो ना आवाम से तो पेनल्टी होना लाजमी है। आपको यही बता रहा है, यहाँ पे आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताएगा, बल्कि इस कंसेप्ट में क्या बताएगा कि अगर इस सारा जो मैंने बताया अप्रूवल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं विदाउट अप्रूवल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, कौन सी ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है अप्रूवल के बगैर की, तो कहता है अप्रूवल के बगैर की अभी भी आपको 90 दिन दे देते हैं। 90 दिन के अंदर, हालांकि ये 90 दिन भी देना लॉ की बड़ी मेहरबानी है, वरना सदा तो उसी वक्त भी हो सकती थी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अप्रूवल के बगैर क्यों किया? लॉ ने कहा नहीं हम फिर भी 90 दिन देते हैं। अगर आप 90 दिन के अंदर अंदर उसको रेटिफाई करवा लें डायरेक्टर से या जनरल मीटिंग, जिसकी भी अप्रूवल रिक्वायर्ड है, बोर्ड मीटिंग से अगर रेटिफाई का मतलब क्या होता है कि पहले अप्रूवल नहीं ले सके कोई बात नहीं, बाद में भी 90 दिन का टाइम दे दिया, रेटिफाई करवा लेते अच्छी बात है। अगर 90 दिन के अंदर अंदर रेटिफाई नहीं करवाते तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड, वो बाकी डायरेक्टर चाहें तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। और जिस डायरेक्टर ने ये एग्रीमेंट किया होगा रिलेटेड पार्टी का, वो कंपनी को इंडेमनीफाई करवाएगा। जैसे फर्ज कीजिए सीईओ है, कंपनी में कोई एक यूनिट उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, वहां पे 100 एसी सरप्लस हैं जिनको बेचना है, सीईओ ने एक सर्टेन रेट पे वो एसी बेच दिए। किसको बेचे? अपने भाई को। एक कंपनी जिसमें उसका भाई डायरेक्टर था, चीफ एग्जीक्यूटिव था, और डायरेक्टर्स को नहीं बताया। डायरेक्टर्स को बताइए ये कंसेप्ट कौन सा बन रहा है? क्या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट बन रहा है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन की विदाउट अप्रूवल। क्या करना चाहिए ट्रांजैक्शन के बाद भी? 90 दिन का टाइम है, अभी भी वक्त है, बता दे, अभी भी वक्त है। अगर 90 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स इसको रेटिफाई नहीं करते, इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं करते, तो ये ट्रांजैक्शन क्या है? वॉइडेबल है, यानी डायरेक्टर चाहें तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। लॉ कहता है हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और सोचे जरा, डायरेक्टर क्यों नहीं रेटिफाई करेंगे वाला? क्योंकि नुकसान हो रहा है कंपनी को, शाबाश। और रेटिफाई, और अगर कंपनी को इस रेटिफिकेशन में कोई, इस ट्रांजैक्शन में कोई नुकसान हुआ, जिस डायरेक्टर ने अप्रूव किया था, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। और पेनल्टी, वो कह रहा है ये तो समझ लीजिए इंडेमनीफाई, ये तो है कि उसने ट्रांजैक्शन नुकसान से बचाया कंपनी को। अब जिस बंदे ने गलत काम किया है उसे पेनल्टी भी तो होनी चाहिए। पेनल्टी भी तो, आप लॉ पढ़ते थे ना, लॉ, बिजनेस लॉ, उसमें एक ये होता था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो ना, ब्रीच ऑफ, तो एक है कि आपने जो एडवांस वगैरह जो लिया हुआ है वो वापस करना, एक होता था दूसरे को डैमेजेस भी पे करने हैं।
डैमेजेस भी पे करने हैं। तो इसमें तो कंपनी समझ लीजिए 0 पॉइंट पे, ये कंसेप्ट है कि चलो कंपनी को प्रोटेक्ट कर ले जैसे नुकसान ना हो। ये हमने एग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेट करवाया है, लेकिन जो फॉल्टी पार्टी है उसको सजा भी तो होनी चाहिए। उस फॉल्टी पार्टी को सजा देने के लिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, जिसने भी ये काम किया नुकसान तो पूरा होगा ही फाइनेंशियल, उसको सजा भी तो मिलनी चाहिए। उसको 3 साल तक की कैद होगी, 5 मिलियन तक का फाइन होगा। लिस्टेड कंपनी है, तो अनलिस्टेड है तो लेवल 2 की पेनल्टी। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने ये कंसेप्ट ठीक तरीके से ना पढ़ा और किसी कंपनी के CFO बन गए तो आपको 3 साल तक की कैद हो सकती है। 3 साल तक की कैद किस बात में होगी? क्योंकि आपने रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट सही नहीं पढ़ा। आपको नहीं पता था कि इस ट्रांजैक्शन की अप्रूवल करनी चाहिए, आपको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन ही नहीं आती थी। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन नहीं पता थी तो आप ये नहीं पहचान सके कि ये ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी है। ये नहीं पहचान सके ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ट्रांजैक्शन को नहीं भेजा अप्रूवल के लिए। और जब अप्रूवल नहीं हुई ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन हो गई, तो उसके बाद ना सिर्फ ये कि जो कंपनी को नुकसान हुआ वो आपको पैसे भरने पड़ गए, बल्कि उसके साथ साथ किस बात में सजा मिली? क्योंकि रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन नहीं याद की थी। इग्नोरेंस ऑफ लाइज नो एक्सक्यूज। कितने साल की सजा मिली? कोई पूछेगा कि किस बात की सजा मिली आपको? रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन नहीं याद थी। ठीक है, तो इसका तो आज का लेक्चर अगर समराइज करें हम, तो आज के लेक्चर में उसने क्या एक ही चीज सिखाई है कि ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी जो होगी ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से अप्रूव होनी चाहिए। फिर उसने फर्दर क्या बताया? रिलेटेड पार्टी क्या होती है, फिर बताया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होती है, और फिर बताया कि अगर अप्रूवल नहीं लोगे तो क्या होगा। भाई यही सिखाया ना। आज घर जाएंगे, घर वाले पूछेंगे हाँ भाई CA करने के लिए भेजा था, आज क्या सीख के आए हो? तो क्या बताएंगे? आज हमने सीखा रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन, और फिर रिक्वायरमेंट। और अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं हुई तो सजा क्या होगी? उसकी सजा क्या? समझ आए? नहीं, लेवल 2 याद करने की जरूरत, सिर्फ ये याद रखे लेवल 2 की पेनल्टी है। ये अमाउंट कितनी है याद करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने व्हाट्सएप में मेरा शेयर किया था किसी दिन। चलिए अच्छा, अब सुन लें। कल के लेक्चर में पहले मैंने आपसे सुनने हैं 3 कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, और फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और फिर डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। क्योंकि ये मिलते जुलते हैं, ये मिलते जुलते। कल कोई ऑफ नहीं है, परसों भी ऑफ नहीं है, हफ्ते को भी ऑफ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हफ्ते को भी क्लास होगी। नहीं नहीं, बड़ी याशी होगी। ना ना ना, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो कल जो है, कल मैंने पहले ये आपसे सुनूंगा 3 कंसेप्ट। कौन से? इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, और पास्ट पेपर में से क्वेश्चन निकाल के ना आपके सामने रखूंगा और पूछूंगा बताओ ये कौन से वाला कंसेप्ट है तीनों में से। ठीक है, ताकि पता चल सके कि कौन पास होने वाला है और कौन फेल होने वाला। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।